नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सतपुड़ा सिविल सर्विस में। आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा पारित उद्देश्य में शामिल था? पहला, स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियाँ एवं प्राधिकारी के स्रोत लोग होंगे। दूसरा, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा, भारत विश्व शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा। अब एक क्या है, अब एक संविधान सभा में जो उद्देश्य हैं ये शामिल थे कि इनके बारे में है। तो क्या है, इस सभी के सभी उद्देश्य जो थे, तीनों के तीनों उद्देश्य जो है, पहला, स्वतंत्र भारत के संविधान की शक्तियों पर अधिकार लोगों को होंगे, अल्पसंख्यक पिछड़ों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी और भारतीय विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान करेगा। इसका आंसर कौन सा आएगा? 1, 2 और 3। इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। संविधान द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव को निम्न में शामिल किया गया था। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य तथा स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की सभी शक्तियाँ प्राधिकारी का स्रोत भारत के लोग होंगे। जो भी अधिकार शक्तियाँ हैं किसके? भारत के लोगों को प्राप्त होंगी। इसका उद्देश्य देखते हैं। भारत एक स्वतंत्र सप्रभु गणतंत्र है। भारत पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारतीय राजतंत्रों, भारतीय राज्यों और ब्रिटिश भारत और एवं भारतीय राज्यों के बाहर ऐसे अन्य भागों जो संघ का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं और एक संघ होगा। संघ का निर्माण करने वाले राज्य क्षेत्र स्वायत्त इकाइयाँ होंगी और सरकार एवं प्रशासन की सभी शक्तियाँ और कार्य प्रणालियों का प्रयोग करेंगे, सिवाय उन शक्तियों एवं कार्य प्रणालियों को छोड़कर जो संघ को सौंपी गई अथवा उसके निहित है। संप्रभु एवं स्वतंत्र भारत इसके संविधान की सभी शक्तियां और प्राधिकार स्रोत भारत के लोग होंगे। अब इसके देखते हैं। भारत के सभी लोग जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक क्या है, जो भारत के लोग हैं ये क्या हो, लोगों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता, विधि के समकक्ष समता, विधि के सार्वजनिक नैतिकता के अधीन हुए बाक, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय करने, संघ बनाने की मूलभूत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाएगी। ये क्या है, जो भारतीय लोग हैं इनको सभी क्या गारंटी प्रदान की जाएगी इन सभी चीज़ों की। अल्पसंख्यक पिछड़ों एवं जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता और भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र पर इसके संप्रभु अधिकार को सभ्य राष्ट्रों के न्याय एवं विधि के अनुरूप अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। राष्ट्र द्वारा विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। अब हालियों में सुर्खियों में रहा भुंगलोटी क्या है? भुंगलोटी क्या है? देशज पक्षी जो विलुप्त प्रजाति है। ओगे जनजातीय एक जनजातीय त्यौहार है। रंजक बनाने का प्रयोग पादप है। यह परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली है। तो ये क्या है? एक रंजक बनाने का काम करता है। क्या है? एक रंजक बनाने का काम करता है। ये क्या है? ये क्या है? एक जो भुंगलेटी क्या है, एक लता होती है जो क्या करते हैं, कटहल वृक्ष की जड़ों की जो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसके रस के साथ क्या करता है, मिल जाती है तो ये केसरी रंग बनाती है। कौन सा? केसरी रंग बनाएंगे मिलने पर ही। और ये क्या होती है, ये ज़मीन में क्षैतिज में चलती हैं, जो इसकी जड़ें हैं ज़मीन में क्षैतिज दिशा में चलती हैं इसकी। और इसका जो केसरी का उपयोग जो है ये कहाँ किया था? इसका उपयोग किया जाता था जो बुद्ध थे, बुद्ध जो अपने वस्त्रों पे केसरी रंग रंगने का कार्य उस पर किया जाता था, उसको भुंग लोटी कहा था। इसमें देखते हैं, भुंग लोटी एक लता है जिससे कटहल के वृक्षों की जड़ों के साथ मिलने पर केसरी रंग प्राप्त होता है। इसके परंपरागत से इसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। सितंबर 2018 में असम में चला विलेज या गांव एवं उसने आसपास क्षेत्रों के लोगों ने चला गांव अभ्यारण्य संरक्षण सोसाइटी का गठन करने के लिए जुटे हैं। यह शिव सागर वन प्रभाग असम के अंतर्गत 173 हेक्टेयर के आरक्षित वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने भुंगलोटी के लगभग विलुप्त होने के संबंध में चिंताओं को उठाया है और भुंगलोटी को सुरक्षित करने के लिए निकटवर्ती चला आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षण हेतु एक आंदोलन शुरुआत की है। चला आरक्षित वन समुद्र तट से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है। यह समानता अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले कुछ आर्कटिक मिलते हैं। राइट। अगला, संविधान सभा के सदस्य थे
किस सदस्य थे? प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे या नाम निर्दिष्ट थे? इसका सही आंसर चुनिए। अब प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष तात्पर्य होता है कि जनता द्वारा जो चुने जाते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष है। तो पहला ऑप्शन तो आपको गलत हो ही गया ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, इसलिए पहला तो गलत। अप्रत्यक्ष चुने, हाँ आप चुने गए थे। और तीसरा नाम निर्देशित, मतलब जिनके नाम निर्देशित किए गए, हाँ ये व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, हाँ दूसरा भी सही होगा। तो ये कौन सा? दूसरा और तीसरा एकदम सही होगा। इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। डिटेल में देखते हैं। देसी रियासतों के सदस्यों को नाम निर्देश किए गए थे। किनके देसी रियासतों के सदस्य थे उनके जो है नाम निर्देश किए गए थे। और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए गए थे। कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं था। अगला, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? पहला, भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। राइट। अगला, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। तो क्या है? ये दोनों ही क्या है? सही आंसर है दोनों ही। पहला भी सही है और दूसरा भी। इसका आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। दोनों ही सही हैं। इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है किंतु यह स्थैतिक नहीं है। यदि समाज द्वारा मांग की जाती है तो इसे संशोधन किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात समाज में आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कई संशोधन उपबंध किए गए और विधियों का निर्माण भी किया गया था। संविधान के अस्तित्व में आने के समय से ही राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका द्वारा इसके कई व्याख्याओं की गई न्यायिक घोषणाएं, निर्णयों के माध्यम से ऐसे कई सिद्धांत स्थापित किए जिनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, जैसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। अगला, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? पहला, यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। दूसरा, यह अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट संसद के द्वारा प्रस्तुत करता है, संसद को प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा सी, मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन का सही आंसर आएगा। अगला, कथन, इसमें कथन एक सही नहीं है। क्या है? संघ लोक सेवा यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए ग्रुप बी की भर्ती से संबंधित है। यह पदोन्नति की आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार द्वारा सलाह मांगे जाने पर उसे सलाह देता है। यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है। सिर्फ ये जो सलाह मांगेगा, पदोन्नति के अनुसार में सरकार को सलाह मांगे जाने पर सलाह देगा, परंतु ये क्या है? उनके वेतन, शर्तें, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि संबंधित नहीं हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस विषय पर प्रबंधन भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। कथन 2, ये भी सही नहीं है। यूपीएससी प्रत्येक बार राष्ट्रपति को अपने निष्पादन से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसको करेगा? रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, ना कि संसद को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या संसद के दोनों सदनों में समझ रखवाता है। इसके साथ एक ज्ञापन भी होता है जिसमें उन मामलों की व्याख्या किया जिसमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया तथा इस तरह की अस्वीकृति के कारणों की इसका उल्लेख होता है। ऑप्शन सी, यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं से संबंधित आंतरिक कार्य सौंपे जा सकते हैं। संसद यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र किसी प्राधिकरण, नियम, निकाय और सार्वजनिक संस्थान की कार्य प्रणाली को भी रख सकती है। अतः संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा यूपीएससी की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। अगला, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्न में से कौन से विश्लेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? ऑप्शन 1 समाजवादी, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतांत्रिक। इसका कौन सा आएगा? इसका सही आंसर आएगा कौन सा इसमें किया था गणराज्य के लिए? पहला है संप्रभु और लोकतांत्रिक। ये दो चीज़ें क्या किया गया थी, इससे भारतीय गणराज्य को प्रभावित करने के लिए किया गया था। चर्चा डिटेल में। भारतीय संविधान की
प्रस्तावना भारतीय गणराज्य को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मचित्र के रूप में प्रभावित करती है। इसमें संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्द संविधान द्वारा अंगीकृत प्रस्तावना के भाग थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसके साथ ही अखंडता शब्द इसकी अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। अगला, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया गया था। दूसरा, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष आयु के प्राप्त करने जो भी पहले पद धारण करते हैं, यह अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इनमें कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या है? सही की बात, कौन सा सही नहीं है इसकी बात की गई है। तो इसमें सिर्फ सही कौन सा होगा? इसमें सिर्फ सही ए है। सदस्य जो है 6 वर्ष की होगी, 62 वर्ष की अवधि प्रस्तुत करेगा। हाँ, ये अपनी जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं करेगा, बल्कि प्रत्येक जो राज्य हैं उनमें जो राज्यपाल है उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा गलत हो जाएगा। जो है पहला, इसमें विधानसभा के अनुरोध पर गठित किया गया था, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों 1 और 3 क्या दोनों गलत हैं, वो दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन आएगा सी। अगला, संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान करता है, जबकि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा गठित किए गए हैं। जेएसपीएससी को संबंधित राज्य विधानसभा के अनुरोध पर संसद की एक अधिनियम द्वारा गठित किया जा सकता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक सदस्य की 6 या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो भी पहले जो है धारण करता है उम्र हो जाए, उससे अपना पद त्याग करेगा। अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है संबंधित राज्य के राज्यपालों को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक राज्यपाल को विधायिका के समक्ष इसे प्रस्तुत करता है। अगला, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना है। इसका सही आंसर आएगा केवल 2। इसका आंसर कौन सा आएगा? केवल 2 आएगा। क्यों? इसका जो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी हैं। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। ये महान्यायवादी को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान द्वारा केवल महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज़ें कि जो अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल का और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। अगला, भारत के लिए संविधान सभा के विचार निम्न में सबसे पहले किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। ये किसने रखा था? ये रखा है एम.एन. रॉय ने रखा था, 1934 में रखा था। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा भारत के संविधान सभा का विचार पहले रखा गया था। वे भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता और अतिवादी लोकतंत्र के पैरोकार थे। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकारियों के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। अगला, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जिसे कहा जाता है के संदर्भ में इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में किसी भी एक के विरुद्ध हमले में सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों ही सही इसका आंसर है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के पास लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, यह 27 यूरोपीय देशों, 2 उत्तरी अमेरिकी देशों और 1 यूरेशियाई देशों के बीच एक अंतर संगठन सैन्य गठन है। यह संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है।
नाटो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि इसके सदस्यों में किसी की एक के विरुद्ध हमले पर सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। तो जिसके सदस्य हैं, अगर किसी भी एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी के विरुद्ध क्या है, उसको हमला माना जाएगा। यह एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है जो वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है। अभी तक वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के आतंकवादी हमलों में जवाब में अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया था। इसके साथ इस टेस्ट से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।